जरा सोचिए, एक ऐसा सम्राट जिसकी जीतों की गूंज तो पूरे उपमहाद्वीप में थी, लेकिन जिसका नाम सदियों तक इतिहास की धूल में कहीं खो गया था। आज हम उसी भूली बिसरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 1837। जगह थी उस वक्त का इलाहाबाद। यहाँ एक पुराने किले में धूप में चमकता एक बहुत बड़ा पत्थर का स्तंभ था, सदियों से खामोश खड़ा। और उस पर खुदी हुई थी एक रहस्यमयी लिखाई। और जब एक अंग्रेज स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने इस लिखाई को समझने की कोशिश शुरू की, तो एक हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई। पता है क्या लिखा था उस पर? उस पर एक ऐसे महाराजा धीराज की तारीफ थी जिसका पराक्रम यमराज की तरह, और जिसकी दरियादिली धन के देवता कुबेर जैसी थी। तो जाहिर है एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आखिर ये कौन था वो सम्राट जिसकी तलवार ने बड़े बड़े राजाओं को झुका दिया, लेकिन जिसका अपना ही नाम वक्त की गहराइयों में खो गया था? काफी मेहनत के बाद जब पुरानी ब्राह्मी लिपि को सुलझाया गया, तो जवाब मिला, महाराजाधिराज समुद्रगुप्त। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो बस इस एक खोज ने सिर्फ एक राजा को नहीं, बल्कि समझिए कि एक पूरे के पूरे खोए हुए साम्राज्य को फिर से जिंदा कर दिया। और यहीं से शुरू होती है उस दौर की कहानी जिसे आज हम भारत का सुनहरा दौर यानी गोल्डन एज कहते हैं। लेकिन देखिए, समुद्रगुप्त के लिए गद्दी तक पहुंचना कोई फूलों की सेज नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका रास्ता कांटों से भरा था, और इसकी शुरुआत हुई एक बड़े पारिवारिक ड्रामे से। अब देखिए, बात ये थी कि समुद्रगुप्त सबसे बड़े बेटे नहीं थे, फिर भी उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने सबके सामने भरे दरबार में उन्हें अपना वारिस चुन लिया। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। इसने सबसे बड़े बेटे के राजा बनने की जो परंपरा थी, उसे तोड़ दिया। हाँ, ये बात भी सही है कि उनकी माँ के शक्तिशाली लिच्छवी खानदान से होने का भी इसमें बड़ा रोल था। लेकिन जो शिलालेख है वो बताता है कि इस ऐलान से दरबार में मौजूद दूसरे राजकुमारों के चेहरे उतर गए थे। तो सवाल ये उठता है कि राजकुमारों के ये उतरे हुए चेहरे क्या सिर्फ मायूसी दिखा रहे थे, या फिर ये किसी बड़े विद्रोह की पहली चिंगारी थी? और यहीं पर कहानी में एक और मोड़ आता है, काच का रहस्य। देखिए, इतिहासकारों को काच नाम के एक राजा के कुछ सिक्के मिले हैं। अब अंदाजा ये लगाया जाता है कि काच शायद समुद्रगुप्त का ही कोई बड़ा भाई था, जिसने गद्दी के लिए बगावत कर दी थी, और समुद्रगुप्त ने उस बगावत को कुचल दिया। हालांकि इस पर इतिहासकारों में पूरी सहमति नहीं है, ये एक बहस का मुद्दा है, लेकिन ये बात उनकी कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। चलिए, गद्दी तो मिल गई, लेकिन गद्दी हासिल करना एक बात है, और एक विशाल साम्राज्य बनाना और उसे संभाले रखना बिल्कुल दूसरी। और यहीं हमें समुद्रगुप्त की असली काबिलियत देखने को मिलती है। उन्होंने एक ऐसी फौजी रणनीति अपनाई जो बहुत ही स्मार्ट और फ्लेक्सिबल थी। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनका लचीलापन। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि एक ही डंडे से सबको हाँक दिया। नहीं, उन्होंने वन साइज फिट्स ऑल वाली पॉलिसी नहीं अपनाई, बल्कि उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों को समझा और उनके लिए 4 अलग अलग रणनीतियां तैयार की। उत्तर के लिए अलग, दक्षिण के लिए अलग, जंगलों के लिए अलग, और सरहदों के लिए बिल्कुल ही अलग। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की, यानी आर्यावर्त की, जो उनके साम्राज्य का दिल था। यहाँ उनकी पॉलिसी थी प्रसवोद्धारण। इसका सीधा सा मतलब है जबरदस्ती जड़ से उखाड़ फेंकना। उन्होंने यहाँ के 9 राजाओं को हराया और उनके राज्यों को सीधे डायरेक्ट गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इससे क्या हुआ? एक बहुत मजबूत सेंटर तैयार हो गया। लेकिन जब बात दक्षिण की आई, तो उन्होंने पासा ही पलट दिया। यहाँ उनकी पॉलिसी थी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, मतलब पहले पकड़ो, फिर छोड़ दो, और फिर एहसान करो। उन्होंने दक्षिण के 12 राजाओं को हराया, लेकिन उनका राजपाट नहीं छीना, बल्कि उन्हें पकड़ा, फिर आजाद कर दिया और उनका राज्य भी वापस कर दिया। बस एक शर्त पर कि वो समुद्रगुप्त को अपना राजा मानेंगे और टैक्स देते रहेंगे। देखिए कितनी समझदारी की बात थी। वो जानते थे कि इतनी दूर से सीधे राज करना बहुत मुश्किल है। अब आते हैं जंगली इलाकों के राज्यों पर, जिन्हें अटविक कहा जाता था। इनके लिए पॉलिसी थी परिचारी के रित, यानी सेवक बनाना। अब ये राज्य क्यों जरूरी थे?
क्योंकि ये जरूरी व्यापार के रास्तों पर पड़ते थे और यहाँ हाथी जैसे कीमती रिसोर्स भी थे। तो समुद्रगुप्त ने इन्हें भी अपने अधीन कर लिया। इससे उनकी वफादारी भी मिली और रिसोर्स भी सुरक्षित हो गए। और आखिर में साम्राज्य की सरहदों पर उन्होंने तलवार का नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल किया, यानी कूटनीति का। जो बॉर्डर के राज्य थे और यहाँ तक कि शक और कुषाण जैसी विदेशी ताकतें भी, उन्होंने तोहफे भेजकर, शादी के रिश्ते बनाकर और उनकी बादशाहत कबूल करके उनकी सत्ता को मान लिया। इस तरह बिना कोई बड़ी जंग लड़े उन्होंने अपने साम्राज्य के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली। लेकिन रुकिए, समुद्रगुप्त की कहानी सिर्फ जंग और जीत की ही नहीं है। नहीं, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि उससे कहीं ज्यादा थे। वो एक विजेता तो थे ही, साथ में एक कवि भी थे और एक संगीतकार भी। वो खुद इतने अच्छे कवि थे कि उन्हें कविराज यानी कवियों का राजा कहा जाने लगा। उनके कुछ सिक्कों पर तो उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है, जो बताता है कि संगीत से उन्हें कितना लगाव था। उनका दरबार हरिशेन जैसे बड़े बड़े विद्वानों से सजा रहता था। और इतना ही नहीं, वो दूसरे धर्मों का भी बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने बौद्ध स्कॉलर वसुबंधु को सपोर्ट किया और श्रीलंका के राजा को तो बोध गया में एक बौद्ध मठ बनाने की इजाजत भी दी। तो इन सारी उपलब्धियों को देखते हुए एक बहुत मशहूर इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उन्हें एक बहुत बड़ा टाइटल दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो टाइटल वाकई सही था? स्मिथ ने कहा कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। और देखिए, ऊपर ऊपर से देखें तो ये तुलना सही लगती है। दोनों ही अपने अपने वक्त के जबरदस्त विजेता थे। लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाएं तो ये तुलना थोड़ी फीकी पड़ जाती है। जैसे नेपोलियन की रणनीति क्या थी? हर जगह एक ही तरह का राज थोपना, जबकि समुद्रगुप्त, जैसा हमने देखा, वो कितने फ्लेक्सिबल थे। फिर नेपोलियन को आखिर में वाटरलू में हारना पड़ा, देश से निकाल दिया गया, जबकि समुद्रगुप्त अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारे। और शायद सबसे बड़ा फर्क है उनकी विरासत में। नेपोलियन को हम जंग और खून खराबे के लिए याद करते हैं, जबकि समुद्रगुप्त के राज को भारत के सुनहरे दौर की शुरुआत माना जाता है। तो आखिर में शायद हमें इस तुलना को उल्टा करके देखना चाहिए। ये कहना शायद ज्यादा सही होगा कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन नहीं था, बल्कि नेपोलियन फ्रांस का समुद्रगुप्त था। ये एक ऐसा नजरिया है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं और असल में महानता को कैसे मापते हैं।